स्वराज डिजिटल की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे उस व्यक्तित्व की जिसने मध्य प्रदेश में इतिहास रचा, जिसके बारे में उसकी पार्टी के प्रमुख नेतागण तारीफ करते हैं, कसीदे गढ़ते हैं। लेकिन वर्तमान में जब केंद्र में मोदी की 3.0 सरकार बनी है, तब वो उस मंत्रिमंडल के 3.0 मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं बने हैं। ऐसे नेता जिसके कारण मध्य प्रदेश में 29-0 पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, उस नेता का भविष्य क्या है, क्या भाजपा हाईकमान ने उनके बारे में सोच रखा है, इसी को हम टटोलेंगे। और हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी। अजय जी, मैं ये चर्चा विशेष रूप से उस व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने राजनीति में आने के बाद, बल्कि राजनीति में आने के पहले छात्र जीवन से संघर्ष करते रहे और लगातार जो है संघर्ष करके अपना एक मुकाम बनाया। और जब किसी एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे तब उस पद के अनुरूप न केवल काम किया, बल्कि अपने तमाम अभिभावकों को भी जो है इस बात के लिए वो अभिभावक भी इस बात से खुश हुए कि चलो हमने इनको जो जिम्मेदारी दी थी वो पूरी करने में सफल रहे। ऐसे ही व्यक्तित्व विष्णुदत्त शर्मा, जिन्हें वीडी भाई कह के लोग संबोधित करते हैं। मध्य प्रदेश में वो 2011-12 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी, उसके बाद महामंत्री बने। महामंत्री बनने के बाद 2020 में वो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने। उमा भारती ने उन्हें शुभंकर नाम दिया था, क्योंकि उनके आने के बाद बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार गिर गई। और उसके बाद जो 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जो सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था वो चुनाव थे, चूंकि कोरोना काल में हुए थे। और कोरोना काल को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप भी थे, क्योंकि किसी की तैयारी नहीं थी। लेकिन उसको परफॉर्मेंस को लेकर, सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर भी वोट पड़ा था। और उन 28 उपचुनाव में भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। उसके बाद 2021 में भी उपचुनाव हुए, उनमें भी जीत दर्ज की। और सबसे महत्वपूर्ण हुआ 2023 का विधानसभा चुनाव, जब ये लग रहा था कि बहुत टफ फाइट है, कांग्रेस मुकाबले में हो और कड़ा संघर्ष होगा, किसी भी तरफ पलड़ा भारी हो सकता है, तब 163 सीटों के साथ जीत दर्ज की। और आखिरी जीत जब एक्सटेंशन का समय खत्म हो रहा है जून में उनका, तब 29-0 से बीजेपी को फिर ऐतिहासिक जीत दिलाना। लेकिन वीडी शर्मा मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बने हैं। तो क्या वीडी शर्मा के लिए अब आगे क्या है? मुझे लग रहा है कि वीडी शर्मा की जो संगठनात्मक क्षमता है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जैसे हम लोगों ने मोहन भागवत जी का बयान देखा मणिपुर को लेकर के या बाकी मर्यादा में रहने वाले मुद्दों पर, संघ बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा है केंद्र की वर्तमान सरकार से, ऐसा उससे आभास हो रहा है। लेकिन वीडी शर्मा वो हस्ती हैं जिनके कामकाज को, जिनके व्यवहार को, जिनकी उपस्थिति को, जिनकी व्यवहारिकता को, जिनके अचीवमेंट से बीजेपी के साथ साथ संघ का नेतृत्व भी खुश है। तो मुझे लगता है कि ये तात्कालिक डिसीजन होता है, कई बार पॉलिटिकल डिसीजन कई कारणों से लेने पड़ते हैं। आप समझिए कि महाराष्ट्र में चुनाव है, गुजरात में भी कुछ दिनों चुनाव होने वाले, बहुत सारे राज्यों में चुनाव है, तो आदिवासी वोट बैंक का जरिया और फिर बहुत सारी बातें होती हैं, वो किया गया। लेकिन वीडी शर्मा को पार्टी भुला देगी या पार्टी हाशिए पर कर देगी, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि यंग हैं, युवा हैं, अभी कार्य क्षमता है। उनकी कार्य क्षमता से जैसा आपने बखान किया, हम लोगों ने सबने देखा है, पार्टी ने देखा है। तो मुझे लग रहा है वीडी शर्मा के लिए पार्टी नेतृत्व के मन में कोई नई बात होगी। और मुझे लगता है कि आपको देखिए, जून में कार्यकाल खत्म हो रहा है, हो सकता है उनको एक्सटेंशन 3 साल का फिर मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि अभी वीडी शर्मा को किसी नए दायित्व को सौंपा जाए और 2029 के चुनाव के पहले वापस वीडी शर्मा को लाया जाएगा, बिल्कुल नरेंद्र सिंह तोमर की स्टाइल में। वीडी शर्मा के लिए प्लान है पार्टी के प्रति, और आप हम देखिएगा। नहीं, पर अजय जी, मैं टोकना चाहूँगा कि यही भाजपा है जिसने एक बार अध्यक्ष पद से उतरने के बाद उनको जो है हाशिए पर भी डाल दिया गया है। तो ये आप जो बोल रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये भुला दिए जाएं, एक सांसद के रूप में ही जो है वो बने रहें? संभव ही नहीं है, इसलिए कि
पार्टी कोई लास्ट चुनाव नहीं है पार्टी का। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर या बाकी जो अध्यक्ष रहे, चाहे पुराने अध्यक्ष देख लिए, उनकी परफॉर्मेंस को देख करके हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बड़ी स्ट्रेटेजिकल सफलता किसी की भी नहीं है। रणनीतिक सफलता किसके खाते में आप बताइए? न प्रभात झा के खाते में है, न नरेंद्र सिंह तोमर के खाते में है, न विक्रम वर्मा जी के खाते में है। जितने भी अध्यक्ष बने पहले, पहली बार देख रहे कि रणनीतिक सफलता किसी अध्यक्ष के खाते में दर्ज हो रही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि संगठन के माध्यम से जो सफलता, जो संगठन के साथ जो व्यूह रचना रची गई, चाहे वो इलेक्शन की हो, चाहे संगठन के विस्तार की हो, चाहे बूथ लेवल तक, यही कहना चाह रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आने वाला जो महाराष्ट्र का चुनाव है, जहाँ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में सरकार फंसी हुई है, हरियाणा का चुनाव भी होने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में फंसी हुई है, मुझे लग रहा है कि बी.डी. शर्मा का उपयोग इन दोनों चुनावों में बहुत दमदारी के साथ होगा। और वो उनकी रणनीति, उनकी वर्किंग स्टाइल, उनकी अपनी फौज, जिससे हम बानर सेना कह देते हैं कई बार विद्यार्थी परिषद की, उसकी दम पर ये दोनों स्टेट में जो फैसला आएगा, उसके बाद बी.डी. शर्मा का पुनरुद्धार इस लेवल पे होगा कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पर अगर मैं सीधी बात करूं तो जी। आपको कितने विकल्प अभी दिखाई देते हैं बी.डी. शर्मा के लिए? क्या भाजपा, एक तो आपने बोल दिया कि एक्सटेंशन यहीं पर जो बढ़ाया जा सकता है 3 साल, और इसके अलावा और क्या आपको राजनीतिक चश्मे से क्या दूर तक दिखाई दे रहा है? मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बी.डी. शर्मा को या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। क्या ये भी हो सकता है कि नया प्रयोग, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी एक बन जाए और पार्टी को रणनीति के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। पहली बार प्रयोग हुआ बीजेपी में ये। और वो कार्यकारी अध्यक्ष रणनीति के हिसाब से काम करे और नया प्रेजेंटेशन दे। देखिए, अध्यक्ष बहुत सारी बंदिशों में बंधा होता है, बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, पार्टी की जिम्मेदारियां होती है, संघ का दबाव होता है, पार्टी का दबाव होता है, बहुत सारे फैसले नहीं ले पाता। कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वो बहुत सारे फैसले कर लेता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर या तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना सकते हैं, और नहीं बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मुझे लग रहा है कि उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना करके, और बाकी जो चुनाव होंगे, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, इनमें बड़ी भूमिका उनकी होगी। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में जितना बी.डी. शर्मा को करना था लगभग कर लिया, और अब आने वाले समय में कोई चुनाव भी नहीं है। नगरीय निकाय के चुनाव भी आने 2-3 साल बाद है। तो ऐसी कोई चुनावी जो है अभी मध्य प्रदेश में वैसी स्थितियां नहीं हैं। और बी.डी. शर्मा जिस तरीके से हम लगातार अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चुनाव के एक्सपर्ट जरूर हो गए हैं, चाहे वो उपचुनाव जिताना हो, चाहे फिर जो है विधानसभा चुनाव जिताना, चाहे वो लोकसभा चुनाव जिताना हो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि रणनीतिक सफलता कैसे हासिल की जाती है, ये बी.डी. शर्मा ने दिखाया। बाकी भाजपा के तमाम नेताओं को हम लोगों ने देखा, वो अपनी दमदारी के साथ, दम्भई के साथ, दबंगई के साथ तमाम काम करते हैं, पैसे की दम पर, अपने सुरसत की दम पर, रिश्तों की दम पर रिजल्ट देते हैं। रणनीति के साथ रिजल्ट देने वाला मैंने पहला नेता देखा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये संगठन के अलावा भी कहीं आपको कोई विकल्प दिखाई देता है? बी.डी. शर्मा कहाँ और स्थापित हो सकते हैं? क्या कुछ ऐसी कोई आपको दिखाई दे रहा है दिल्ली में या मध्य प्रदेश में कहीं और? देखिए, चूँकि अभी मध्य प्रदेश के कोटे से 5 मंत्री लोकसभा से हैं, 1 मंत्री राज्यसभा से हैं, 6 मंत्री बन चुके हैं। तो तत्काल तो मुझे लग रहा है कि इनको कोई, क्योंकि अच्छा आप देखिए कि 5 जो मंत्री हैं और 6वां भी 6 मंत्री हैं, वो सब जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण तमाम को ध्यान में रख के संतुलित किया गया है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। तो जो भी फैसला बी.डी. शर्मा के बारे में होगा, वो हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कोई ना कोई फैसला होगा, और तब तक हो सकता है कि उनको, और ये भी हो सकता है कि उनको किसी बड़े ओहदे पर रख दिया जाए। जो बड़ा ओहदा क्या हो? बड़ा ओहदा हो सकता है, जो कॉर्पोरेट होते हैं, कॉर्पोरेशंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनमें किसी का इंचार्ज बना दिया जाए, ये भी हो सकता है। निश्चित रूप से उनको एक बड़ा सम्मानजनक ओहदा दिया जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। तो अजय जी ने बेहतर तरीके से समझाया कि एक राजनेता जब एक सफलता के शिखर पर होता है या जब लगातार सफलता हासिल करता है, तो पार्टी उसका आगे किस तरीके से उपयोग किया, ये रोड में पहले से तैयार होता है। अजय जी यही बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने उनकी पटकथा लिख रखी होगी, उस पटकथा के अनुरूप ही सब कुछ हो रहा है। अगर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि उनका भी संगठनात्मक जो तेज है, जो संगठनात्मक ओज जो है, उसका अभी और उपयोग किया जाना बाकी है। और आपने इशारा भी किया जिन राज्यों, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज और होती है कि भारतीय जनता पार्टी हर शख्स, बाकी पार्टियों में अनसक्सेस पर टेस्टिंग होती है, ये उल्टा है यहाँ पर। यहाँ सक्सेस पर टेस्टिंग होती है। कैलाश विजयवर्गीय ने हरियाणा में, कैलाश विजयवर्गीय ने परफॉर्म किया मंत्री के रूप में शानदार मध्य प्रदेश में, उनको वहाँ से हटा के टेस्टिंग कराई गई जी।
और उसके बाद उनको हरियाणा भेजा गया। हरियाणा में सक्सेस हुई, नई टेस्टिंग हो गई, पश्चिम बंगाल भेज दिया गया। जी। तब ला करके उनको आखिरी में ले आया मध्य में पक्के पर जहाँ वो चाहते थे वापस। हम्म। भले वो सीएम नहीं बन पाए लेकिन पावरफुल मिनिस्टर के रूप में वापस स्थापित किया। टेस्टिंग यहाँ पर होती है, तो मुझे लग रहा है बी डी शर्मा की टेस्टिंग है ये महाराष्ट्र और उसके चुनाव, और उसके बाद बी डी शर्मा एक पावरफुल सत्ता का केंद्र बन जाएंगे। अजय जी ने तो मोहर लगा दी कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद वी.डी. शर्मा जी और नए उसमें दिखाई देंगे। अब वो संगठन में होगा या कहाँ होगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि वी.डी. शर्मा जिसको लेकर लगभग मध्य प्रदेश के सभी भाजपा के कार्यकर्ता भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं या इस तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि उनका एक्सटेंशन खत्म होता है या तो एक्सटेंशन बढ़ जाएगा या फिर जो है अगर कहाँ स्थापित होंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए